गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 11th क्लास में अपनी बुक चल रही है साहित्य की, हिंदी साहित्य की अपनी बुक चल रही है अंतरा। और अंतरा का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने पढ़ा कि सिद्धेश्वरी और चंद्रिका प्रसाद, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी है सिद्धेश्वरी और उसके बच्चे, बड़ा बेटा है उसका, उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि उसकी अभी नौकरी, रामचंद्र जो है उसकी अभी नौकरी नहीं लगी, वो नौकरी की तलाश में मारा मारा घूम रहा है इधर उधर। दूसरा उसका बेटा है सिद्धेश्वरी का, जो दूसरा बेटा है वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ने में उसका मन लग रहा है, लेकिन अभी वो भी नौकरी, जिसको अपन कहते हैं नौकरी के लिए सक्षम नहीं हो पाया है। और उसका एक छोटा बेटा है जो ऐसा लगता है जैसे कुपोषण का शिकार है। चंद्रिका प्रसाद भी इधर उधर उसकी नौकरी के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन गरीबी की ऐसी स्थिति है कि अभी कहीं पर भी उसको कोई नौकरी का साधन नहीं मिला। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि वो दोपहर को नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम के आता है और माँ उसके भोजन का इंतज़ार कर रही है। रसोई में इतना ही भोजन है कि कोई एक समय भरपेट भोजन कर नहीं पाए। सबको वो दो दो रोटी देती है, सबको अपने पास से पूछती रहती है, लेकिन सबको पता है कि घर में इतना ही भोजन है। वो एक दूसरे की आंखों के आगे एक पर्दा डालने के समान बातें करके भोजन करके चले जाते हैं। उसके दोनों बच्चों ने भोजन कर लिया। सिद्धेश्वरी के कुछ कहते न बना उसने कटोरे को, जो उसका दूसरा बेटा है वो भोजन कर रहा है, वो रोटी की बजाय दाल मांगता है और सिद्धेश्वरी उसको दाल दे देती है। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़-सुड़ पी रहा था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस-खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। अब उसके पति, जो सिद्धेश्वरी के पति हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो भी आ गए हैं। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे और रोटी के एक एक गास को इस तरह चुबला रहे हैं जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? बड़का मतलब बड़ा बेटा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान हैं। वो अपनी तरफ से अपने बच्चों की बातें बना रही है। बड़े बेटे को कहती है कि छोटा बेटा उसकी बहुत बड़ाई कर रहा है, छोटे बेटे को कहती है कि बड़ा उसकी बहुत बड़ाई कर रहा था। अब पिता को कह रही है कि वो अपने पिता को देवता के समान समझता है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया। उन्माद की रोगिणी की भांति एकदम बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। प्रमोद कौन है? सबसे छोटा बेटा। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाटते रहे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि वो सबक में उसे याद करने को देता, उसे बारीकी से रखता था। असल यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। सबसे छोटा बेटा, जो भी पलंग पे सो रहा है। मुंशी जी की 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास में युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खांसने लगे, फिर चुप्पी छा गई।
दूर से किसी आटे चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पड़कू लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। जब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, तो उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी के जैसे नहीं रहा गया। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दालों की ओर दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। वो क्यों? क्योंकि वो कुछ न कुछ उनसे पूछना चाहती है, ताकि उनके मन में क्या चल रहा हो वो सब उसके सामने रख दे। कहीं कोई बच्चा या उसके पति जो भी घर की समस्याएं हैं उनको अपने मन में नहीं रखे, इसलिए उसके मन में बड़ा भय हो रहा था। इसलिए वो चाह रही थी कि उनके मन में जो चल रहा हो वो उनसे वो कह दे। सिद्धेश्वरी चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली से बचे खुचे दोनों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखनकी से देखा। तत्पश्चात किसी गुटे उत्साद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत आज उब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम खनकने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? जब वो कहती है कि कुछ ले लो तो वो बोलते हैं कि गुड़ है क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया, हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ को ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। सिद्धेश्वरी मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल 1 रोटी बची थी, मोटी, बद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तत्परांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों में टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। आंगन की अलगनी पर गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। तो यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म हो गया। अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद और सिद्धेश्वरी का परिवार है वो गरीबी की हालत से जूझ रहा है। सब काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन माँ फिर भी उनके बंद किसी प्रकार का मौन न हो, संवाद खत्म नहीं हो, आपस में तनाकसी नहीं हो और चिंताएं न हो, इसलिए सबके बीच संवाद का एक कारण बनी हुई है। सबको अपनी स्थिति को छुपाने में लगी हुई है। बच्चों को परेशानी न हो, जिस परेशानी को वो झेल कर काम ढूंढ रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए भाग रहा है, वो घर के गुजर बसर के लिए भाग रहे हैं, उसमें उन्हें किसी प्रकार का समस्या न हो। सबको एक दूसरे के साथ संवाद में लगाए रहें, बातें करते रहें, एक दूसरे की बड़ाई करते रहें, इसलिए वो सबके बीच में एक संवाद का सेतु बनी हुई है और अपनी इस गरीबी की स्थिति में होकर भी वो सबके बीच प्रेम और ममता में ही स्पर्श रखना चाहती है। तो ये अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। अब अपन इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? ताकि
बड़े बेटे रामचंद्र से उसने मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला ताकि वो उससे जुड़ा रहे और उसके बारे में आपस में एक दूसरे के बीच में दोनों में संवाद बना रहे, एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार और उनकी भावनाएं समाप्त न हो। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कहानी का सबसे जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी, है ना, और दृढ़ता जो स्थिति घर में नहीं है। अपन ने देखा कि उनकी स्थिति गरीबी के कारण बहुत खराब है, दरिद्रता घर में पूरी तरह फैली हुई है, लेकिन फिर भी वो सबके बीच एक संवाद सेतु बनी हुई है, सबको आपस में जोड़े हुए और किसी को किसी भी परेशानी तक नहीं पहुंचने देने का उसने बेड़ा उठा रखा है। तो ये घर की दृढ़ व्यक्ति का काम होता है। यही परेशानी हम कहें खाने को रोटी नहीं है, ये नहीं, आप ये आ गए, तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तो वो परेशानियों में घिरा आदमी और परेशान हो जाता है और वो घर से दूर की तरफ भागता है। लेकिन उसने सबको जोड़ रखा है अपने इसी प्रेम और ममतामयी व्यवहार से। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। अपन ने देखा कि जो बच्चा है वो एक टूटे फूटे माचे पर सो रहा है और उसकी एक एक पसलियां निकली हुई है, जिस प्रकार किसी कुपोषण का शिकार हो। पूरे घर में मक्खियां फैली हुई है और घर की जो दरिद्रता है, अपन ने देखा कि जो चमुची चंद्रिका प्रसाद है उनकी स्थिति को देखकर पता चलता है कि घर में खाने के लिए अनाज की स्थिति नहीं है। बेटा, जो बड़ा बेटा है रामचंद्र, वो नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। एकदम भरी दोपहर में पसीना पसीन होते हुए वो पानी पीकर काम चलाना चाहता है, लेकिन माँ फिर भी उसके लिए रोटी लेकर आती है और उसको पता है, सभी को पता है कि घर में इतना अनाज नहीं है, इसलिए सब दो दो रोटी खाकर जीवन बसर करना चाह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे के साथ इस प्रेम और ममता में व्यवहार से बंधे हुए हैं कि वो बताना नहीं चाहते कि हमारे घर की ये स्थिति है। सब एक दूसरे की आंखों के आगे पर्दा बनकर उसे पूर्ण रूप से निभाना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये अनथक प्रयास नहीं था। हाँ, अपन ये समझते हैं कि परिवार की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय है, लेकिन फिर भी सिद्धेश्वरी का ये प्रयास अनथक नहीं है, क्योंकि इस प्रयास ने उस परिवार को बिखरने से बचा रखा है। इसी प्रयास के कारण इतनी परेशानियां होते हुए भी सब एक दूसरे के प्रति जीवंत है, सब एक दूसरे के प्रति आकृष्ट है और सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं। अन्यथा परेशानियों में मनुष्य गिरकर किसी की सम्मान और इज्जत की परवाह नहीं करता। वो कुछ भी बोल सकता है, उसके मुंह में कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ इसी प्रयास के द्वारा उसने सबके सम्मान को और अपने परिवार की मान मर्यादा को बचा रखा है। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ सकती है। कहानी के आधार पर ये स्पष्ट करना। हाँ, अपन ने जो आम बोलचाल की भाषा है जिसके द्वारा अपन ने देखा, जैसे बड़का है वो बोलता है बड़का, तो ये आम बोलचाल की भाषा है और इसके द्वारा हम संवेदनाओं को भी पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब वही बोलचाल की भाषा को व्यक्त करते हैं तो उसमें कहानीकार की पूर्ण संवेदना और उसकी पूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं। उसमें कैसी व्यवस्था थी? उसमें उनको पता था कि उनकी घर की जो स्थिति है, घर में अनाज कितना है और किस रूप में उन्हें इसकी पूर्ति करनी है। वो बहाने बनाते हैं, वो इसीलिए बहाने बनाते हुए रोटी लेने से मना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा अनाज घर में है नहीं और घर की स्थिति अभी दयनीय है, इसलिए वो एक दूसरे की आंखों के आगे ये पर्दा डालते हैं। सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते? देखो, ये एक पात्र के रूप में अपनी स्वयं की अनुभूति होती है कि अगर हम होते तो भी हम इस पात्र को इसी रूप में जीवंत निभाने की कोशिश करते, जैसा सिद्धेश्वरी ने किया। हाँ, कितना कौन निभा सकता है ये उसके ऊपर है, लेकिन सभी अपने पात्रों की पूर्णता को निभाने का प्रयास करते हैं, जिससे घर की गरिमाएं बनी रहे और घर में आपसी प्रेम और ममतामयी व्यवहार बना रहे। रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। रसोई संभालना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि सबकी इच्छाएं, सबकी भावनाएं और सबकी पूर्तियाँ, सबकी अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होती है और उसके आधार पर
घर की जो गृहिणी है वो पूर्ण रूप से अन्नपूर्णा का कार्य करती है और इसी अन्नपूर्णा के कारण ही घर में खुशियाँ बन। जो अन्नपूर्णा होती है वो घर की गृहिणी होती है। संपूर्ण घर की पूर्ति उस पर करने की जिम्मेदारी होती है। सभी को पूर्ण रूप से जो नहीं है वो भी करके दिखाने का कार्य घर की अन्नपूर्णा ही करती है। देखो, रसोई में खाना बनाया जाता है लेकिन परोसा उसको प्रेम से जाता है। काम करके मेहनत करके अपन खाना बनाते हैं, वो मेहनत है, लेकिन जो थाली में परोसा जाता है वो प्रेम होता है। जिस प्रेम भाव से घर की गृहिणी घर के कामों को करती है, घर उतना ही खुश और खुशहाल रहता है। जैसे सिद्धेश्वरी ने, घर में बहुत समस्याएं हैं, उसके परिवार में भी घर में पूर्ण अनाज नहीं है, घर की दयनीय स्थिति है, लेकिन फिर भी वो सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से जोड़े हुए हैं। ये नहीं कहती कि वो सब अपनी अपनी परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी उन परेशानियों के साथ भी वो सबको एक दूसरे के बीच संवाद का सेतु का कार्य करती है और सबको एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जोड़ने का काम करती है। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या कह रही है ये कि उसने जो भी कुछ बोला, उसने बड़े बेटे को कहा छोटे बेटे की तरफ से कि वो आपकी बहुत बड़ाई करता है, तो ये सब झूठ था। उसने छोटे बेटे को बड़े बेटे की तरफ से कहा कि वो आपकी तुम्हारी बहुत बड़ाई करता है, वो भी झूठ था। पिता को कहा बेटों के लिए, उनके बीच ऐसे संवाद हो ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रही थी। और वो 100 सत्यों से भी भारी कैसे थे? क्योंकि ये वो झूठ थे जो उसके परिवार को जोड़ने का काम कर रहे थे, एक दूसरे को परेशानियों से बचाने का काम कर रहे थे, एक दूसरे के बीच संवाद समाप्त न हो ये काम कर रहे थे। तो ऐसे झूठ जो परिवार को बचाने का जो हित में बोले जाएं, वो बड़े बड़े सच से भारी होते हैं। तो यही इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और यही सिद्ध होता है। वह इनका आशय स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट चढ़ा गई। क्यों? क्योंकि पता था अनाज तो इतना ही है, खाना इतना ही है, उसने इतनी ही रोटियां बनी है कि वो अपने परिवार का पूर्ण रूप से भरण पोषण भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पानी पीकर अपनी भूख को शांत कर रही है। उसे ये मतलब नहीं है कि उसके पास खाने के लिए अनाज है या नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका परिवार भूखा है और वो उसकी पूर्ति करना चाहती है। वो उसी में अपने सुख को और अपनी शांति को अनुभूति करती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। किस तरह? क्या कहकर? जब वो उसको रोटी के लिए पूछती है तो वो मना करता है, वो जिद करती है तो वो कहता है कि रोटी रहने दो, मुझे दाल दे दो। तो वो इस तरीके से उसकी तरफ देखती है जैसे सही में ही उसने गलत कहा हो, उसने कोई चोरी की हो रोटी के लिए, जबकि उसके पास उसको पता था। वो सबको जिद करती है कि एक रोटी और ले ले, लेकिन उसको पता था कि रोटी तो और है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से अपने परिवार को पूर्ण रूप से भरण पोषण के लिए आसक्त थी, प्रतिबद्ध थी कि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है और वो उस कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ निभाए जा रही थी। इसीलिए वो सबके सामने अपराधहीन सी और उनको विवश सी कार्य करना चाह रही थी। तो यहाँ तक अपने क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप एक बार इसका रिवीजन कर लेना और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करना। जो समझ नहीं आएगा वो अपन फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक बार इस चैप्टर का रिवीजन करना और क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में फिल करना। फिर इसके आगे अगला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।